हेलो बेटा। अब तक जो है हम लोग लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फर्स्ट लॉ जो कहता था न्यूटन्स का, वो हम लोगों ने पढ़ा है। वो ये कहता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है उसी में रहेगा, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक कार जो है वो मूव हो रही है, कुछ देर बाद में कार जो है वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड मोशन, उसको चेंज करके दूसरी पोजीशंस में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट पोजीशन में। जैसे एक कार चल रही है, उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने क्या किया, कार के जो इंजन है उसको बंद कर दिया, और हम लोग ये देखते हैं कि इंजन बंद करने के कारण कुछ देर बाद में जो कार है वो 60, 50, 40, 30, 20, 10 और फिर से रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। एक बॉल जो है उसको हम लोग ग्राउंड पे लुढ़काते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बॉल है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जब वो इनिशियल कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी रहती है, स्पीड रहती है बॉल की, ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ देर बाद में बॉल जो है जाके रुक जाती है, जबकि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करते। तो प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा था, ठीक है, उसमें कुछ ही एरर हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रिटार्डेशन करने में, मतलब स्पीड को कम करने में, स्पीड को इंक्रीज करने में जो फैक्टर काम करता है, वो है हमारे पास में फैक्टर इज फोर्स. So we can say that if the object is changing their position, because of we know that the force is responsible to changing the direction, changing the position of object. Suppose a car is running with a speed of the 40 km/h, and if we want to increase the velocity of the car up to the 60 m/s, ठीक है, तो we need to apply an external force. Okay, so we say that कि if the velocity of the car is going to be decreased without applying external force, then there should be one force which will work on the opposite directions of the direction of motion, and that force which is applying on the body, which opposes the motion of the body, and that force we cannot see, but still force is applying on the body. ठीक है, so we say that that force is known as the force of friction. Okay, so let me say that a object having mass is m, and this object is moving in such a direction, that is the direction of the motion, and we say that there is a opposing force which is invisible by our naked eye. ठीक है, तो which is opposing to the for direction of the motions. ठीक है, and this force is known as the force of friction. So what we conclude that the force is friction is always applied to the opposite direction of the force of a motion. ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। लेट मी से दैट वी हैव ए बॉडी, and I can put the name of the body that is equal to B, and this body having a mass. ठीक है, तो ये एक बॉडी है जिसका मास m है, और बॉडी का नाम जो है मैंने B पुट कर दिया है। तो यहाँ से मैं ये देखता हूँ, यदि मैं इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो ये जो बॉडी है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, इसी पोजीशन में रहना चाहती है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में कब रहेगी। तो आंसर है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमारे पास में इक्वल टू 0 रहता है। जैसे नेट फोर्स जो है 0 से चेंज होगा, हमारी बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे लेट मी से दैट कि मैंने 3 न्यूटन का फोर्स जो इस बॉडी को मूव कराने के लिए लगाया, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शंस में 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जो उस बॉडी का जो नेट फोर्स बना रहा होगा 0, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं इफ देयर इज एक्शन देन इसके अपोजिट डायरेक्शंस में देयर विल बी सम रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन each other. ठीक है, and they are equal in magnitude, so I can say that according to Newton third law of motion, F12 is equal to F of 2 1. ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 3 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0. सो इफ द नेट फोर्स इज 0 देन बॉडी विल नॉट मूव। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि एक बॉडी मूव नहीं कर रही है और हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है
तो उसका मतलब ये हुआ बेटा कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो उस बॉडी को अपोज मूव करने से अपोज ही कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसी को दूसरे वर्ड्स में कि जो फ्रिक्शन फोर्स हो किसी भी बॉडी को मूव करने में अपोजिशन से करता है। ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि एक बॉडी है हमारे पास में इस तरीके से और एक दूसरी बॉडी जो है उसके ऊपर रखी हुई है। तो हम लोग ये जानते हैं जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है तो इस केस में दोनों बॉडी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन सी नहीं होगा। जैसे कि ये मेरे पास में एक बॉडी है, नीचे वाली बॉडी नंबर ए, और लेट मी से दैट ये मेरे पास में बॉडी नंबर बी। तो यदि बॉडी नंबर ए जो ए के ऊपर यदि बॉडी नंबर बी रखी हुई है तो यदि इस बॉडी नंबर बी को यदि मैं पिकअप करके ऊपर लेके आना चाहता हूँ इस तरीके से, ठीक है, उठा के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि अभी ए और बी में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस नहीं होगा और ये हमारे पास में ऐसा कैसे एज इट इज उठ के आ जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी बी बॉडी को ए बॉडी के ऊपर रब करना चाहता हूँ, इस तरीके से स्लाइड करना चाहता हूँ, रोलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अभी बॉडी ए और बॉडी बी जो है उन दोनों के अंदर फ्रिक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन वन बॉडी इज मूविंग और स्लाइडिंग टू द अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है, तभी फ्रिक्शन होगा। लेकिन यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी से मैं ऐसा उठा के लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास में फ्रिक्शन से नहीं होगा। ठीक है। तो यही चीज लिखी इसने, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ओनली व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है। ओके। जैसा मैंने अभी समझाया ऐसा रखा हुआ था तो इसको मैं स्लाइड कराऊंगा तो ही फ्रिक्शन होगा, यदि मैं इसको ऐसा ऊपर उठा लूंगा तो देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है। वन मोर थिंग जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझिए, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अप्लाई टू द कॉमन टेंजेंट। देखिए यदि मैं कहूँ कि मेरे पास में दो बॉडी है, एक बॉडी का सरफेस मेरे पास में ये वाला है सरफेस नंबर 1, और एक दूसरी बॉडी है जिसका सरफेस मेरे पास में ये वाला है सरफेस नंबर 2। तो यदि मैं इन दोनों बॉडी के सरफेस जो है उन सरफेसेस को मैं ऐसा टच करता हूँ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो एक दूसरे के सरफेस को टच करेंगी। ठीक है। तो जब एक दूसरे के सरफेस को टच करेंगी तो उन दोनों का जो हमारे पास में कॉमन टेंजेंट बनता है, टेंजेंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों का हमारे पास में जो कॉमन टेंजेंट बनता है, ठीक है, तो वो जो कॉमन टेंजेंट है उसके ऊपर क्या बनता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बनता है। ठीक है। तो व्हाट वी कैन से दैट इफ द टेंजेंट इज लेस, इफ द tangent is less then the friction will be less, if the tangent value is more then the friction value is more। तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ऑलवेज अप्लाई टू द कॉमन टेंजेंट। ओके। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में ओरिजिन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो होता क्यों है, या ऐसा क्या होता होगा जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है जो बॉडी को अपोज करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दो सरफेस लेता हूँ, एक सरफेस मैंने ये लिया और एक सरफेस मैंने ये लिया। तो यदि मैं इन सरफेस को ये कहूँ कि ये सरफेस मेरे पास में कम रफ है कंपेरिजन टू किसके, इस सरफेस के। ठीक है। तो ये मैंने ऊंचा नीचा एक हल्का फुल्का सरफेस बना दिया है, ये मैंने एक दूसरा सरफेस बना दिया, तो आई कैन से दैट दिस इज ए रफ सरफेस एज कंपेरिजन टू दिस सरफेस। एक्चुअली में जो सरफेस हम लोगों को स्मूथ दिखता है हमारी नेक डाई से, लेकिन उसी सरफेस को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि वो सरफेस जो हम लोगों को नेक डाई से स्मूथ दिखता है वो सरफेस भी एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा रफ रहता है। ठीक है। बट अभी हम लोग जो है उसको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, इसलिए एक सरफेस हम लोगों ने ये बना दिया, एक सरफेस हम लोगों ने ये बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है और उस बॉल को मैं मूव करा के लेके जाना चाहता हूँ, ऊपर नहीं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं यदि बॉल को मैं उठा के लेके जाऊंगा तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऐसा उठा के लेके जाऊंगा तो देर इज नो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रबिंग या रोलिंग ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैं इस बॉल को जो मैं ऐसा यहाँ से रोल करके लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो मुझे एक फोर्स जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो इस बॉल को आके मूव करेगा। लेकिन ये जो चढ़ाई है, ये जो ऊपर चढ़ाई है,
ये क्या कर रहा है, इस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जब एक बॉल जो है वो एक सरफेस के ऊपर ऐसा मूव करती है, तो हर बार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर बार इस बॉल को ऊपर चढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की जो जो कि इस बॉल को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए अपना ही जो फोर्स है उसी में से कुछ फोर्स को यहाँ पे यूज कर लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हर बार इसके जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और ये बॉल जो कुछ देर बाद में जाके रुक जाए, क्योंकि जो फोर्स होगा, ठीक है, वो इसमें डिक्रीज होते होते अप टू द जीरो हो जाएगा, और बॉल कुछ देर बाद में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शंस है वो कहाँ हुआ, तो फ्रिक्शन से इस बॉल की डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में लगा, जो इस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास में एक दूसरा सरफेस है, तो इसमें इस सरफेस में मान लीजिए ये मेरी हाइट है ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड लेवल से हाइट है मेरी मान लीजिए 2 मिलीमीटर, और इस बॉल को ये जो हाइट चढ़ने के लिए लगा मान लीजिए 0.5 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी एक दूसरा सरफेस की मैं बात करता हूँ, जिसमें मेरे पास में जो हाइट है ये है 5 मिलीमीटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इस बॉल को यहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स की नीड होगी और वो यहाँ तक चढ़ के जाएगी। तो इस बॉल को एक एक्स्ट्रा फोर्स की नीड होगी, मतलब अभी जो काम चलेगा वो मेरे पास में 5 मिलीमीटर की हाइट चढ़ने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स जो है वो मुझे चाहिए। तो इस कंडीशन में इस बॉल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडनली उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, और वैल्यू जितनी ज़्यादा सडनली कम हो जाएगी तो उसका जो मोशन है वो उतनी स्पीड के साथ में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मोशन यदि डिक्रीज हो गया तो हम लोग ये जानते हैं कि बॉल जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो व्हाट वी से दैट कि हमारे पास में सरफेस जितना रफ होता जाएगा, सरफेस हमारे पास में जितना रफ होता जाएगा, वहाँ पे जो मोशन के चांसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट के वो कम होते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक बॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट करती है लेट मी से दैट 5 मीटर का। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें यदि कोई बॉल डिस्प्लेसमेंट करेगी तो विच विल बी इक्वल टू द राउंड ऑफ 20 मीटर। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे दिस सरफेस हमारे पास में स्मूथ होता जाएगा, तो जो डिस्टेंसेस है हमारे पास में, जो मोशन होगा, या ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड में जो रिड्यूस होगा वो उतना ही कम दर से होगा, उतना ही कम रेट से होगा। तो यदि मैं कहूँ कि ऐसे में यदि मैं इस सरफेस को ऑलमोस्ट क्या कर दूँ, स्मूथ कर दूँ, जैसे लेट मी से दैट मैंने एक सिचुएशन बनाई कि ये हमारे पास में सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इस सरफेस में किसी प्रकार का कोई भी गड्ढा वड्ढा या कुछ भी इस तरीके से बॉल को कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर चढ़ने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यदि कोई बॉल को मैं रोल कराता हूँ, किसी बॉल को मैं रोल कराता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है वो तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि बॉल जो है कुछ देर बाद में जाके रुक जाती है। वो ऐसा क्यों? तो हमने सोचा कि यदि ये कह रहा है कि भाई सरफेस यदि हार्ड होगा तो बॉल का जो ये फोर्स होगा, लगाने वाला जो फोर्स है, इसमें एनर्जी वेस्टेज हो जाएगी और बॉल रोटेट नहीं कर पाएगी या मूव नहीं कर पाएगी। इस केस में बॉल जो 5 मीटर के डिस्टेंस तक गई, और इस फोर्स में इस कंडीशन में जो बॉल है वो हमारे पास में 20 मीटर तक गई। लेकिन यदि मैं बॉल को रोटेट कराना चाहता हूँ, सरफेस मैंने बिल्कुल स्मूथ कर दिया, तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉल जो है अभी तो 5 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे जाती है। ठीक, ऐसा क्यों, जबकि बॉल को जो है 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना चाहिए था। तो जो हमारे पास में पुरानी थ्योरी थी जो ये कहती थी कि यदि सरफेस को स्मूथ कर दिया जाएगा या सरफेस को इतना ये जो इंक्लिनेशन से ख़त्म कर दिया जाएगा, तो जो बॉल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती रहेगी, तो वो हमारा जो कंसेप्ट था जो इस थ्योरी का, वो कंसेप्ट फेल हो जाता है। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि जब सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं तो बॉल 5 मीटर की बजाय 1 मीटर या 1.5 मीटर ही जा पाती है। तो जो ओल्ड थ्योरी थी हमारे पास में, उसके पास में उस थ्योरी में इसके पास में कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन या ये कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था बताने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ओल्ड थ्योरी जो है उसके कुछ जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
और फिर ओल्ड थ्योरी के बाद में हमारे पास में न्यू थ्योरी आई। न्यू थ्योरी ने जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझाई कि भाई जो सरफेस ज़्यादा चिकना हो जाता है तो जो फ्रिक्शंस है वो घटना चाहिए था, जबकि फ्रिक्शंस बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ ओल्ड थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट, रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रफ होगा उसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा, क्योंकि ये स्मूथ है इसके कंपैरिजन में। तो पहले ही पॉइंट ये कहता है कि रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है ओल्ड थ्योरी का, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ वन बॉडी गेट इंटरलॉक्ड इन द irregularities of the other surface, to break interlocked we need to apply a force। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बॉडी हमारे पास में, वो बॉडी जो है इस रफ सरफेस के ऊपर रखी गई है। तो यदि बॉडी रखी जाएगी तो उस रफ सरफेस के अंदर दूसरी बॉडी के, जैसे ये रफ सरफेस ऐसा बना हुआ है, तो ये जो हमारे पास में एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो इसका भी क्या होगा, एक सरफेस होगा, ये दूसरी बॉडी का सरफेस होगा, और वो दोनों के दोनों सरफेसेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। जैसे ऐसा समझिए कि ये मेरे पास में एक सरफेस है जो ऊंचा नीचा है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ रफ सरफेस। ये मेरे पास में एक दूसरा सरफेस में लेके आया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस पहले सरफेस के ऊपर एक दूसरा सरफेस जो लेके आया उसको मैंने इसके अंदर ऊपर रख दिया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर ऐसा फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सरफेसेस है मेरे पास में ये दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास में रफ सरफेस था, ये मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा और ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो गए, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉक्ड। इंटरलॉक्ड। तो जब ये ऐसा बॉडी मूव करना चाहती है, ये बॉडी ऐसा मूव करना चाहती है, तो ये पार्टिकल यहाँ से उठ के जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और बॉडी ऐसा मूव करेगी। ठीक है, बॉडी जो है वो ऐसा मूव करके जाएगी। तो जब ये इंटरलॉक्ड है तो इंटरलॉक्ड को तोड़ने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वही एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वही चीज़ जो है इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो दोनों बॉडी के सरफेस एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, और उस इंटरलॉक्ड को तोड़ने के लिए हम लोगों के फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिल्कुल सही है। अब इस थ्योरी के ने जो कहा, उस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस बन गए। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा कि जो ये ओल्ड थ्योरी कह रही है तो वो सही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं होता है बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी वो हम लोग पढ़ते हैं। पहली लिमिटेशन देखिए, पहली लिमिटेशन ये कह रही है कि भाई उसका ये कहना था कि जो एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट एरिया, दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक मेरे पास में इतना सरफेस है, इस सरफेस में क्या होगा, एक बॉडी मैंने रखी और ये इंटरलॉक्ड हो गया, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस सरफेस को मैं इतना बढ़ा देता हूँ, मतलब अभी मैंने सरफेस का एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो अभी जो इंटरलॉक्ड है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो फोर्स की वैल्यू हमें लगने वाली है इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, लॉजिकली। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ओल्ड थ्योरी का ये कहना था कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसिस ग्रेटर शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, बट इन एक्सपेरिमेंटली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरली इंडिपेंडेंट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू सर्फेसिस। जैसे कि भाई हमने ये कहा कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अ, ठीक है, ये एक नीचे वाली जो बॉडी है, ठीक है, तो ये जो पेज है ये उसका मैं सरफेस मान लेता हूँ। इमेजिन दैट कि एक बॉडी है, ऐसा मानिए कि ये जो है हमारे पास एक बॉडी है पूरी की पूरी, इस बॉडी का
ये वाला जो पेज है ये हमारे पास में एक सरफेस है, ठीक है। उस सरफेस के ऊपर मैंने जो है इतनी बड़ी बॉडी जो है वो ऐसी रख दी है। तो अभी जो एरिया होगा, टचिंग एरिया, वो देखिए इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जो है इसका टचिंग एरिया होगा, ठीक है। तो जब टचिंग एरिया ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी जो है ज़्यादा इंटरलॉक करा पाएगी, ज़्यादा इंटरलॉक करा पाएगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टचिंग एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टचिंग एरिया, ठीक है। कैसे, देखिए, तो हमने ये देखा कि हमारे पास में दो बॉडी है जिनका जो मास है वो सेम है। तो एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी से आधी लंबी है लेकिन दुगनी हाइट पे है। जैसे भाई मैं कहूँ कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो मैं 1 किलो चीनी को एक इतने एरिया के अंदर भी डाल सकता हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर भी डाल सकता हूँ। उसी चीनी को मैं एक ट्यूब के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो जो चीनी है वो तो टोटल, चीनी का जो मास है वो तो क्या रहेगा हमारे पास में, सेम ही रहेगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक चीनी जो है, ऐसा समझिए बच्चों, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास में 1 kg चीनी है, शुगर है। इस शुगर को मैंने एक बार ऐसे बर्तन के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसी शुगर को जो है मैंने एक बार ऐसे बर्तन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जो मास ऑफ शुगर है वो तो हमारे पास इसमें भी 1 kg है और इसमें भी 1 kg, तो मास ऑफ शुगर तो चेंज नहीं हो रहा। तो यदि मास चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग ये जानते हैं जो KGF है, किलोग्राम फोर्स जो लगता है हमारे पास में, ठीक है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना फोर्स हमारे पास में ये लगाएगा उतना ही फोर्स हमारे पास में ये लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मास क्या बनाता है हमारे पास में, फोर्स की वैल्यू बनाता है, ठीक है। ओके, तो हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है समथिंग, ठीक है। ओके, तो व्हाट वी सी दैट कि इस ऑब्जेक्ट ने जितना हमारे पास में फोर्स लगाया, या ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जितना मुझे फोर्स लगता है, तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। तो यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपने फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ेगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन पे हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स इक्विवेलेंट हो, मतलब नेट फोर्स जीरो बनाता हो। 3 न्यूटन पे नेट फोर्स जीरो बनाता हूँ, 7 न्यूटन पे नेट फोर्स जीरो बनाता हूँ, 9 न्यूटन पे नेट फोर्स जीरो बनाता हूँ, लेकिन 10 न्यूटन होते ही ऑब्जेक्ट जो मूव करना शुरू करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक इसके इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना बना? आंसर, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स बना हमारे पास में 9 न्यूटन, ठीक है। कैसे, देखिए, हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग दिस डायरेक्शन में मोशन कराना चाहते हैं, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो जब हम लोगों ने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास में बन जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 - 1 मतलब कि एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन। रिजल्टेंट कितना आ गया? नेट फोर्स आ गया हमारे पास में 0, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी बन गया 2 न्यूटन। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी बन गया 3 न्यूटन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास में हम लोग फोर्स बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे समझ सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी? तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये हमारे पास में एक सरफेस है जिसमें इस तरीके से इंटरलॉकिंग होने वाली है। तो ये हमारे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, और ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड का सरफेस है। ये हमारे पास में सरफेस है ऑब्जेक्ट नंबर 1 का, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड है। देखिए, ये पहले वाले का सरफेस
ऑब्जेक्ट का, ये दूसरे वाले का सरफेस, इसके ऊपर ये वाला दूसरे वाले का सरफेस, तो ये एक दूसरे के ऐसे अंदर इंटरलॉक्ड है। तो जब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले जो मूव करेगा वो हमारे पास में ये वाला जो इंटरलॉक्ड है ये टूटेगा। तो ये मान लीजिए इंटरलॉक टूटा 1 न्यूटन पे, लेकिन अभी भी बाकी इंटरलॉक को तोड़ना जरूरी है। तभी तो ये भाई भाई ये आगे कब बढ़ेगा, तो आगे आगे बढ़ेगा, ये जब इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाएगा तो इसको तोड़ के ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको तोड़ के आगे बढ़ेगा। जैसे ये ऐसा है, तो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, ये ऐसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 के सरफेस में इंटरलॉक्ड है। तो इसको मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको पीछे वाले को ऐसा धकाएगा। ठीक है भाई, इसको आगे बढ़ना है तो क्या करेगा, पीछे वाले को धकाएगा और यहाँ से निकल के ऐसा चला जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास में आया दूसरे वाला जो इंटरलॉक्ड है, इसको आगे निकलना चाहिए, क्या करेगा, इस वाले को धकाएगा, इस वाले को पीछे धकाएगा और ये आगे निकल के ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि ये इसको ऐसा तोड़ेगा तोड़ेगा तो पहले 1 न्यूटन पे कौन टूटा होगा, ये वाली लिंक टूटी होगी। 2 न्यूटन पे ये वाली लिंक टूटी होगी। 3 न्यूटन पे ये वाले, 4 न्यूटन पे ये वाले। इस तरीके से जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो लिंक है, जो इंटरलॉकिंग है, वो हमारे पास में टूटती जाएगी। 2 न्यूटन पे नहीं टूटी, 3 पे नहीं टूटी, 4 पे नहीं टूटी, मान लीजिए 9 न्यूटन पे 9 की 9 जो इंटरलॉक है वो टूट गई। तो जैसे ही हम लोग 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि 9 न्यूटन तक तो क्या होगा, वो बैलेंस कंडीशन में होगा, नेट फोर्स उसका 0 बनेगा। तो जैसे हम लोगों ने 10 न्यूटन किया, ये मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू बनी वो हमारे पास में बनी 9 न्यूटन, जिस ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है। उसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने हाइट कर दी और 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने लेंथ कर दी। मतलब अभी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर का। अभी इस केस में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारे पास में वो हो गया पहले वाले का हाफ, 2 से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए 1। हाइट जो है इसके हम लोगों ने डबल कर दी, 1 से लेके 2। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा था, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। तो तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। ठीक है, इस बात के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है कि जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना है, सॉरी, दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट है वो कितना है। तो यहाँ पे कांटेक्ट कम है, यहाँ पे कांटेक्ट ज्यादा, दो बॉडी के बीच में, फिर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल लगता है। ठीक है, तो जो हमारा रूल था कि भाई ग्रेटर लार्जर एरिया का कांटेक्ट का, तो जो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो हमारे पास में फेल हो गया, जो ओल्ड थ्योरी कहती थी। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी ओल्ड थ्योरी ये कहती है यदि आप सरफेस को जितना ज़्यादा स्मूथ करते जाओगे, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उतना ही कम होता जाएगा। और वो बात भी सही थी कि हम लोग ये देखते थे कि पहले जो रफ सरफेस था, जो हमारे पास में रफ सरफेस था, इस रफ सरफेस में जो बॉडी का जो मूवमेंट था वो हमारे पास में 5 मीटर था, लेकिन जो स्मूथ सरफेस था उसमें हमारे पास में 20 मीटर था। तो ये कह रहा है कि जितना यदि सरफेस को आप स्मूथ करते जाओगे तो बॉडी का जो मोशन है वो उतना ही दूर तक चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये देखा कि यदि सरफेस को हम लोग बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं तो जो फ्रिक्शंस है वो घटने की बजाय क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी थ्योरी थी ओल्ड थ्योरी वो भी फेल हो गई। ठीक है, तो ये जो कुछ लिमिटेशन थी ओल्ड थ्योरी की, ये लिमिटेशन जो हमारे पास में मॉडर्न थ्योरी आई उसने इन लिमिटेशंस को दूर किया। और उन्होंने बताया कि जब सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों बढ़ जाता है, और जो क्या बोलते हैं, हमारे पास में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है डिपेंडेंट क्यों नहीं होता। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शंस, जो इन कंसेप्ट को जो फर्स्ट थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाए, उन कंसेप्ट को ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो तब तक आप इसको समझिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।